शानवी किचन में कुछ बना रही होती है जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। एकता, किचन में कोई कुछ बना रहा है क्या? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शायद शानवी किचन में है, मैं देखती हूँ। एकता किचन में जाती है। क्या बना रही हो शानवी? सूजी का हलवा बना रही हूँ भाभी। अच्छा ठीक है। एकता दिव्या के पास जाती है। वो शानवी हलवा बना रही है भाभी, शायद हमें भी खाने को मिलेगा। अच्छा है, मेरा वैसे भी ना आज कुछ मीठा खाने का बड़ा मन हो रहा था। इधर किचन में मेरे पति इतने पैसे कमाते हैं, वो मेरे लिए कमाते हैं, ना कि पूरे परिवार के लिए। मैं इन्हें क्यों बताऊं मैं किस चीज का हलवा बना रही हूँ। मैं तो ड्राई फ्रूट्स का हलवा खुद खाऊंगी और अपने पति को खिलाऊंगी और किसी को छूने भी नहीं दूंगी। ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हो गए हैं, पूरे परिवार को हलवा खिलाया तो एक बार में सब खत्म हो जाएगा। दोनों जेठ जी भी तो पैसे कमाते हैं, वो खरीद के लाएंगे ड्राई फ्रूट्स। हलवा बनाने के बाद शानवी हलवे से भरी पूरी कढ़ाई उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे एक डब्बे में भरकर रख दूंगी, लेकिन कहीं खराब ना हो जाए, इसे फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। नहीं, फ्रिज में रख दिया तो घर में सबको पता चल जाएगा। मैं विशाल से कहकर आज ही एक नया फ्रिज मंगवाऊंगी और उसे अपने कमरे में रखूंगी। शानवी विशाल को फोन करके आज ही एक नया फ्रिज लाने के लिए कहती है। विशाल, मुझे मेरे लिए नया फ्रिज चाहिए। लेकिन शानवी, घर में तो ऑलरेडी एक फ्रिज है ना। वो फ्रिज हमेशा सामान से भरा रहता है, इतने बड़े परिवार के लिए एक फ्रिज तो छोटा ही पड़ेगा ना। तुम आज ही एक फ्रिज मंगवा दो। ठीक है, मैं शाम को बाजार जाऊंगा। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद विशाल एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की दुकान में जाता है और बड़ा फ्रिज खरीद कर ले आता है। ये क्या है विशाल बेटा? मम्मी, वो शानवी ने फ्रिज लाने के लिए कहा था। फ्रिज के आते ही शानवी अपने कमरे से बाहर आती है और फ्रिज को अपने कमरे में रखवा देती है। दिव्या भाभी, देखा आपने, शानवी ने कितना महंगा फ्रिज मंगवाया है। हाँ, हमें हलवा ना देना पड़े ना, इसलिए वो हमसे हलवा छिपाकर फ्रिज में रखेगी। खाने पीने की चीजें छिपाने के लिए उसने अलग फ्रिज मंगवा लिया। वैसे विशाल कमाता भी तो है हमारे पतियों से ज्यादा। शानवी को इसी बात का तो घमंड है। शानवी हर महीने ब्यूटी पार्लर जाकर अपना फेशियल, पैडिक्योर, मैनिक्योर और हेयर स्पा करवाया करती। एक दिन, मम्मी जी मैं पार्लर जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। ठीक है शानवी बहू, तो अपने साथ अपनी दोनों जेठानियों को भी ले जाना, वो भी दोनों फेशियल करवा लेंगी। लेकिन मम्मी जी, कौन सा मेरी जेठानियां उसी पार्लर में जाएंगी जहां मैं जा रही हूँ। मैं शहर के सबसे बड़े महंगे पार्लर में जाती हूँ, मेरा तो वहां 50,000 का खर्चा होगा। दिव्या और एकता भाभी इतने पैसे खर्च कर पाएंगी क्या? पहले उनसे पूछ तो लो। तभी एकता कहती है, नहीं शानवी, हम उतने पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे, तुम चली जाओ। हमारा क्या है, हम तो सस्ते पार्लर में भी अपना फेशियल करवा लेंगे। मैं भी वही कह रही थी भाभी। अच्छा, मैं विशाल को कह देती हूँ वो मेरे लिए गाड़ी भेज दे। शानवी अपनी सास और दोनों जेठानियों के सामने विशाल को फोन लगाती है। विशाल, ड्राइवर से कहो गाड़ी लेकर घर आ जाए, मुझे पार्लर जाना है। शानवी, अभी मैं गाड़ी लेकर जरूरी मीटिंग में जा रहा हूँ, अभी तो गाड़ी नहीं भेज सकता, तुम पार्लर संडे को चले जाना। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें याद नहीं है संडे को हमें पार्टी में जाना है? मुझे उससे पहले फेशियल करवाना होगा। तुम ऐसा करो, मेरे लिए टैक्सी बुक कर दो और संडे से पहले मेरे लिए एक गाड़ी खरीद लो। मेरे पास अपनी गाड़ी होगी तो मैं कभी भी कहीं जा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम 10 मिनट वेट करो, मैं टैक्सी भिजवाता हूँ। शानवी ये सारी बातें सबके सामने करती है, जिससे दिव्या और एकता को लगता है कि शानवी उन्हें अपनी अमीरी का धौंस दिखा रही है। 10 मिनट के बाद जब वो पार्लर चली जाती है। दिव्या भाभी, शानवी का अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आज तो हमें कैसे नीचा दिखा रही थी, जैसे हम उसके सामने कुछ भी ना हो। अरे उसकी आदत ही है, हर वक्त हमें यही तो दिखाती है कि वो कितनी पैसे वाली है और हम उसके सामने कुछ भी नहीं। माना कि विशाल तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन हमारे पति भी तो पैसे कमाकर घर में ला रहे हैं ना, तीनों के पैसों से घर चलता है। अरे शानवी को इससे क्या मतलब, वो तो बस अपनी धुन में सवार है। देखना, उसकी ये पैसे लुटाने की आदत एक दिन उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। रात के 8 बजे शानवी पार्लर से घर आती है और सीधा किचन में जाती है, जहां दिव्या और एकता रात का खाना बना रही होती है। एकता भाभी, मेरे और विशाल के लिए 2 कप कॉफी बनाकर हमारे कमरे में भेज दो। शानवी, मैं खाना बना रही हूँ, कॉफी तुम खुद भी बना सकती हो। कम ऑन भाभी, मैं अभी पार्लर से आई हूँ, आपके पास जाऊंगी तो मेरा फेशियल खराब हो जाएगा। मैं 2 कप कॉफी के लिए अपना फेशियल बर्बाद नहीं कर सकती। आप नहीं बना सकती तो रहने दो, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। ऐसा कहकर शानवी अपने कमरे में चली जाती है और ऑनलाइन ऑर्डर करके 2 कप कॉफी मंगवाती है। डिलीवरी बॉय आता है तो चित्रलेखा भी दरवाजा खोलती है। शानवी मैडम का ऑर्डर है, उन्होंने कॉफी मंगवाई है। शानवी बहू,
शानवी बहू देख तेरा ऑर्डर आया है। शानवी विशाल को बाहर भेजती है। विशाल अपना ऑर्डर लेकर अपने कमरे में चला जाता है। चित्रलेखा ये सब देखती रह जाती है। काफी दिन से देख रही हूँ, शानवी बहू कुछ ज्यादा ही सर चढ़ रही है। अगले ही दिन वो विशाल के साथ जाकर अपने लिए एक नई गाड़ी भी खरीद लेती है। शानवी की लेविश लाइफ जीने की आदत घर में सभी को हैरान कर रही थी। माना कि विशाल की कमाई सबसे ज्यादा थी, लेकिन इस तरह से पैसे उड़ाना और इतनी अकड़ में रहना ये शानवी के लिए ठीक नहीं था। लेकिन शानवी को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। शानवी और विशाल की शादी को 1 साल हो जाता है। शानवी फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, वहाँ कम से कम 100 टेबल हमारे लिए बुक कर दीजिए, और खाने के मेन्यू में कम से कम 100 आइटम तो होने ही चाहिए। डीजे और डांस फ्लोर का इंतजाम भी होना चाहिए। पार्टी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, डेकोरेशन का ना खास ख्याल रखना। शानवी बहू तो किसी पार्टी में जा रही है क्या? मम्मी जी, वो अगले हफ्ते हमारी शादी की पहली सालगिरह है। मैं हमारी पहली सालगिरह खूब धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने विशाल से कहकर रॉयल प्लाजा होटल में पार्टी रखवाई है। अरे ये तो काफी महंगा होटल है, बहुत खर्चा आएगा। इसीलिए तो मम्मी जी, मैं चाहती हूँ मेरी दूसरी शादी पहली शादी से भी ज्यादा शानदार हो, लोग याद करें। चित्रलेखा अच्छी तरह से समझ रही थी कि शानवी पैसों की कीमत नहीं जानती, इसलिए तो वो बेतहाशा पैसे उड़ा रही है। शानवी बहू तो पैसों का मोल नहीं जानती, लेकिन विशाल को क्या हो गया, वो तो इसे समझा सकता था। शानवी अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी में इतना व्यस्त हो जाती है कि घर के काम से उसे कोई लेना देना ही नहीं होता है। घर का काम दिव्या और एकता करती, और शानवी एक मेहमान की तरह खाना खाकर प्लेट टेबल पर छोड़कर उठ जाती। दिव्या भाभी, ये तो नहीं चलेगा, मैं शानवी की झूठी प्लेट नहीं उठाने वाली। अगर हम भी ये झूठे प्लेट टेबल पर छोड़ देंगे तो मम्मी जी उठाएंगी, और हमारे होते हुए मम्मी जी झूठे बर्तन उठाए, ये अच्छा लगेगा क्या? लाओ, मैं ही उठा देती हूँ। दिव्या शानवी के झूठे प्लेट उठाती है। यहाँ तक कि अब शानवी अपने गंदे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में नहीं डालती। उसके कपड़े धोना, उन्हें सुखाना, उन्हें प्रेस करना सब एकता और दिव्या करती। शानवी ऐसे व्यवहार करती जैसे वो कितनी बिजी हो। वो बहुत थक गई यार, पार्टी का अरेंजमेंट करना इतना आसान नहीं है, बहुत काम करने पड़ते हैं। दिव्या भाभी, एक गिलास पानी लाना। दिव्या उसे पानी लाकर देती है। इसी तरह शानवी को बैठे बिठाए सब मिल जाता, और उसके सारे काम उसकी दोनों जेठानियां कर देती। कुछ दिन के बाद शानवी और विशाल की शादी की सालगिरह की पार्टी होती है। पार्टी में वे दोनों इतने पैसे खर्च करते हैं मानो किसी राजा रजवाड़े की शादी हो रही हो। दिव्या भाभी, अपनी ही देवर देवरानी की सालगिरह में हम दोनों काम वालियां लग रही हैं। शानवी को देखो कैसे दुल्हन की तरह चमक रही है। उसका लहंगा देखो, पूरे 1 लाख रुपए का है। हाँ, हमें अपने पतियों की कमाई से घर भी चलाना है एकता। हम शानवी की तरह सारे पैसे खुद पर नहीं लुटा रहे। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसा शानवी कर रही है। लेकिन भाभी, मैं बता देती हूँ, अब मैं शानवी का कोई काम नहीं करूंगी। पार्टी खत्म होने के बाद वो फ्री हो जाएगी, आप उससे कह देना अपना काम खुद करें। ठीक है एकता, मैं उससे कह दूंगी। मुझे लगता है वो मेरी बात मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्टी खत्म होने के बाद भी शानवी घर में ऐसे बिहेव करती है जैसे वो कोई बहुत बड़ा बिजनेस संभाल रही हो। सुबह देर तक सोना, रात में देर तक क्लब और पब में पार्टी करना शानवी की आदत बन जाती है। उसकी ये आदत देखकर दिव्या और एकता ये फैसला करती है कि वो दोनों अब शानवी से कोई मतलब नहीं रखेगी, ना ही उसका कोई काम करेंगी। लेकिन शानवी की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। चाय, नाश्ता, खाना वो सब कुछ महंगे होटलों से मंगवाने लगती है, कपड़े लॉन्ड्री में धुलवाती है, और घर तो उसके लिए जैसे कोई पीजी या होटल जैसा हो गया था, जहां वो सिर्फ रात गुजारने के लिए आया करती थी। एक रात के 2 बज गए, शानवी और विशाल अब तक घर नहीं आए। चित्रलेखा उन दोनों को फोन करती है, लेकिन उनका फोन बंद रहता है। चित्रलेखा सोफे पर बैठकर उनका इंतजार करती है। सुबह के 4 बजे दोनों घर आते हैं। शानवी बहू, विशाल, यह कोई वक्त है घर आने का? तुम दोनों ने किसी को बताया भी नहीं कि तुम लोग सारी रात घर पर नहीं आओगे। घर के प्रति तुम दोनों के अंदर कोई एहसास भी है कि नहीं? तो मम्मी, वो हम पार्टी में थे तो। अरे पार्टी में थे तो कम से कम फोन तो बंद नहीं करते। मम्मी जी, हम तो ऐसे ही पार्टियां करेंगे, अब फालतू में हमारी फिक्र करती हो। अब सो जाती, हम कौन सा बच्चे की कहीं खो जाएंगे, और सारा दिन हम घर पर बैठकर करेंगे क्या? आज संडे है, हमारा संडे खराब मत करो। हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं, हमें जगाना मत। ऐसा कहकर शानवी अपने कमरे में चली जाती है, और पीछे पीछे विशाल भी जाता है। बहुत हो गया इन दोनों का, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। शाम के 6 बजे दोनों सोकर जागते हैं और अपने कमरे से बाहर आते हैं। शानवी और विशाल, तुम दोनों अब अपना देख लो। मतलब क्या बोल रही हो मम्मी?
तुम दोनों को वैसे भी हमसे कोई मतलब नहीं है, तो मैं तुम दोनों को अलग कर रही हूँ। इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीकों से रहो, वरना अपना घर अलग कर लो। हाँ, वैसे भी इस घर में मेरा दम घुटता है। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम बड़ा बंगलो ले लेंगे और अब वहीं रहेंगे। चलो विशाल। कुछ दिन के बाद शानवी और विशाल एक किराए के बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं। अपने नए बंगले में आकर शानवी पहले से भी ज्यादा पैसे खर्च करने लगती है। विशाल, हमें घर के काम के लिए काम वाली, खाना बनाने के लिए कुक और एक केयर टेकर रख लेना चाहिए जो घर की सामान, साग सब्जियां ला दे। अब मैं तो पार्टी और क्लब में बिजी रहती हूँ, तो मैं ऑफिस से फुर्सत नहीं मिलती, तो ये सब काम कौन करेगा? ठीक है, तुम काम वाली, कुक और केयर टेकर रख लो, मैं पैसे दे दूंगा। शानवी घर में नौकरों की फौज खड़ी कर देती है, जो कि शानवी और विशाल को सुबह बेड टी देने से लेकर रात के खाने तक का ख्याल रखते। घर में 2-2 गाड़ियां होती हैं, जिसके लिए 2 ड्राइवर भी रख लिए जाते हैं। अब शानवी और भी खुलकर ऐश मौज करती है। घर के नौकरों और ड्राइवरों की तनख्वाह में पूरे 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन शानवी तो जैसे दोनों हाथों से दिल खोल कर पैसे लुटा रही थी। धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और उनकी शादी की दूसरी सालगिरह भी आ जाती है। विशाल, इस पर सालगिरह पर तुम मुझे क्या तोहफा देने वाले हो? मैं अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए डायमंड का सेट लाऊंगा। ओह विशाल, तुम्हें नहीं लगता डायमंड सेट बहुत पुराना आइडिया है? तो तुम्हें डायमंड सेट नहीं चाहिए? डायमंड सेट तो चाहिए, लेकिन मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार हम अपनी सालगिरह दुबई जाकर मनाएं। वहां सेलिब्रिटीज की तरह शादी रचाएंगे, कितना मजा आएगा ना। जब सभी रिश्तेदारों को पता चलेगा कि हमने दुबई में शादी की सालगिरह मनाई है, तो सारे जलभुन जाएंगे। लेकिन शानवी, इसमें बहुत खर्चा आएगा। क्या विशाल, आखिर तुम इतना कमाते किसके लिए हो, जब अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? साल में 1 बार तो सालगिरह आती है, तुम उसमें भी पैसे बचाने की सोच रहे हो? अरे नहीं बाबा, मैं पैसे नहीं बचा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं इस बार तुम्हें दुबई ले चलूंगा। विशाल दुबई जाने के लिए फ्लाइट की टिकटें बुक करवाता है। दोनों दुबई जाते हैं और वहां महंगे होटल में एक बार फिर शादी रचाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना विशाल, जैसे हम कोई रॉयल शादी रचा रहे हो, किसी प्रिंस और प्रिंसेस की तरह। हाँ शानवी, दुबई के बाद मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड ले चलूंगा। वाह विशाल, वहां कितना मजा आएगा। मैंने सुना है स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत जगह है। इस तरह दोनों स्विट्जरलैंड जाने की प्लानिंग बनाते हैं और जाते भी है, जहां से लौटकर शानवी वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, जिसे दिव्या और एकता भी देखती है। दिव्या भाभी, अपनी शानवी और विशाल की शादी की तस्वीरें देखी? हाँ, दोनों ने दुबई जाकर फिर से शादी की है। इनके सारे पैसे तो इनके ऐश मौज में ही खर्च हो रहे हैं। इन्होंने आगे के दिनों के लिए कुछ पैसे जोड़े होंगे भी या नहीं? क्या पता एकता, मुझे नहीं लगता। छोड़ ये सारी बातें, चल जल्दी जल्दी हाथ चला, मम्मी जी अभी बाहर से आती होंगी। शानवी की हरकतों से हमें क्या लेना देना। विदेश दौरे से लौटने के बाद शानवी और ज्यादा हाई सोसाइटी में उठने बैठने लगती है और खुद को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझती। जितना ज्यादा शो ऑफ, उतना ज्यादा पैसे खर्च भी हो रहे थे। अब उसे अपनी 1 साल पहले खरीदी हुई गाड़ी पुरानी लगने लगती है। विशाल, हम नई गाड़ी ले ले, मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, इसे बेच दो। शानवी, पिछले साल ही तो खरीदी है। हाँ, लेकिन देखो ना कितना पुराना मॉडल है। बाजार में लेटेस्ट मॉडल आया है, ये देखो, ये नई कार। शानवी उसे अपने मोबाइल फोन में नए कार की तस्वीर दिखाती है। लेकिन ये कार तो बहुत महंगी है, 60 लाख रुपए की। हाँ तो क्या हुआ, तुम तो खरीद सकते हो, लोन ले लो। आखिर इतने पैसे बचाकर कहाँ जाओगे मिस्टर, ये पैसे हमारे लिए तो है। लेकिन शानवी, अभी हम विदेश घूमने गए थे, उसमें लाखों रुपए खर्च हो गए। विशाल की बात सुनकर शानवी मुंह फुला लेती है। विशाल उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती और आखिरकार विशाल को उसे वो महंगी गाड़ी दिलानी ही पड़ती है। ये लो तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी, अब खुश? ओह वाह विशाल, थैंक यू, यू आर दी बेस्ट हस्बैंड। शानवी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो आंखें बंद करके कैसे अंधाधुंध पैसे खर्च कर रही थी और विशाल से भी करवा रही थी। और अब धीरे धीरे विशाल के सारे पैसे, सारी सेविंग्स खत्म होने लगती है, यहाँ तक कि उसके पास ईएमआई भरने तक के पैसे नहीं बचते। एक दिन, विशाल, मुझे शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दो तो। ये लो, ये 10,000 रुपए। 10,000? इतने पैसे तो मैं अपने नौकरों को देती हूँ, कम से कम 2 लाख रुपए दो। नहीं जानवी, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। मेरी सारी सैलरी ईएमआई भरने में निकल रही है। अब मेरे पास तुम्हारे नौकरों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं है।
अगर नौकरों को पैसे दिए तो ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। क्या? घर में नौकर नहीं होंगे तो घर का काम कौन करेगा? और कहाँ गए तुम्हारे सारे पैसे? तुम्हारी सैलरी आखिर जा कहाँ रही है? ये तुम खुद से पूछो ना। इतना बड़ा बंगला मैंने तुम्हारे कहने पर लिया था। 1 लाख रुपए इसका किराया है, नौकरों की सैलरी 1 लाख रुपए, घर का राशन 50,000 रुपए, गाड़ी की ईएमआई 1.5 लाख रुपए, उस पर से हर महीने तुम्हारा पार्लर का खर्चा, पार्टियों का खर्चा। मेरी सैलरी से 1 रुपया नहीं बच रहा। ऊपर से मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है। अब हमें किसी न किसी चीज में कटौती करनी पड़ेगी, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। विशाल की बातें सुनकर शान्वी को एहसास होता है कि वो अब तक कितना गलत कर रही थी। इससे तो अच्छा होता मैं ससुराल में ही रहती। कम से कम किराए की 1 लाख रुपए, नौकर चाकर के पैसे तो बचते। नई महंगी गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? पहले वाली गाड़ी भी तो अच्छी थी। विदेश जाकर शादी रचाने की भी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बस दिखावे दिखावे में अपना ही नुकसान कर लिया। अब क्या करूं? नौकरों को हटा दिया तो सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। गाड़ी बेच दी तो मुझे टैक्सी से आना जाना करना पड़ेगा। ये बंगला, हाँ, ये बंगला छोड़कर हम वापस अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। तब हमारे सारे पैसे बच जाएंगे। ऐसा सोचकर शान्वी उस दिन अपने ससुराल जाती है। शान्वी बहू तो? हाँ मम्मी जी, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैंने परिवार की अहमियत नहीं समझी। पैसों के घमंड में सब भूल गई मैं। शान्वी अपनी दोनों जिठानियों से भी माफी मांगती है। दिव्या भाभी, एकता भाभी, मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन दिव्या और एकता दोनों में से कोई शान्वी से बात नहीं करती। भाभी, आप लोग मुझे माफ नहीं करोगी? मम्मी जी, आप तो मुझे माफ कर दो। मुझे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं बोला। क्या मैं आप लोगों के लिए इतनी पराई हो गई? पराया तो तूने हमें समझा था शान्वी बहू। तुझे हमसे कोई लेना देना ही नहीं था। इस घर में रहकर भी तू मेहमानों की तरह रहती थी। तुझे हमारी कोई कदर ही नहीं थी। तू अब यहाँ आई है, लेकिन हमें तेरी जरूरत नहीं है। अब तू जहाँ रह रही है ना, वहीं रह। ऐसा मत कहिए मम्मी जी। दिव्या भाभी, एकता भाभी, आप लोग मम्मी जी को समझाइए ना। मम्मी जी ठीक कह रही है। ऐसा कहकर दिव्या और एकता अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। चित्रलेखा भी टीवी ऑन करके बैठ जाती है। शान्वी थोड़ी देर वहां चुपचाप बैठी रहती है, फिर वहां से उठकर चली जाती है। किसी ने मुझे माफ नहीं किया। शायद मैं इसी लायक हूँ। मैंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे अपना घर खुद मैनेज करना होगा। आज से पैसे खर्च करने बंद करने होंगे। सब तरफ से अनदेखा किए जाने के बाद शान्वी को होश आता है। घर जाकर वो सबसे पहले सारे नौकरों को काम से हटाती है और घर के सारे काम खुद करने लगती है। विशाल से कहकर अपनी नई गाड़ी बेच देती है। पार्टियों, क्लब और हर महीने महंगे ब्यूटी पार्लर में जाना बंद, और 1 महीने के बाद दोनों बड़े बंगले से 2 कमरे के सस्ते फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए किसी ने सही कहा है दोस्तों कि समय रहते समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो जब वक्त समझाता है तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शान्वी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी लैविश लाइफ जीने के बाद उसे एक बहुत साधारण सी जिंदगी जीनी पड़ेगी। शांति मुस्कुराते हुए अपनी नई बहू अंजलि की आरती उतारती है और उसके माथे पर तिलक लगाती है। अंजलि कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर शांति अंजलि से, अंजलि बेटा, आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी हो। हमारे रहते तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम बहुत प्यारी हो। बिल्कुल सही कहा शांति तुमने। अंजलि बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, किसी बात का कोई संकोच मत रखना। देखा अंजलि, परिवार के हर सदस्य के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है। भाभी, आपके आने से तो मुझे सगी बहन का प्यार मिल गया है। अब हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। और भाभी, आपके आने से तो इस घर में असली रौनक आ गई है। भैया की किस्मत खुल गई जो आपको हमारी भाभी बनाकर लाए। अंजलि सब बातें सुनकर धीरे से मुस्कुराती है और मन ही मन, मुझे सचमुच कितना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। सास, ससुर, ननद, देवर और पति सब बहुत प्यारे हैं। बातें करने के बाद अंजलि अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन अंजलि अपनी सास के पास आकर, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है और मुझे आप लोगों के लिए पकवान बनाने हैं, लेकिन सुबह से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों सिर फटा जा रहा है। अरे बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है। जब तबीयत ठीक ना हो तो जबरदस्ती खाना पकाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो बस आराम से थोड़ा सा सूजी का हलवा बना लो। हाँ भाभी, पहली रसोई के लिए बस थोड़ा सा हलवा ही बहुत है। अब ज्यादा परेशान मत होइए, हम सब वही खा लेंगे। अंजलि रसोई में जाकर सिर दर्द के बावजूद कढ़ाई चढ़ाती है और सूजी भूनने लगती है। दर्द के कारण उसका ध्यान भटक जाता है और वो हलवे में बहुत कम शक्कर डालती है और कटोरियों में हलवा निकाल कर सबके सामने लाती है।
सभी हलवा खाते हैं, रमेश हलवा खाकर। वाह अंजलि बेटा, हलवा बहुत अच्छा बना है। थोड़ा सा फीका है, लेकिन तुम्हारे हाथों के प्यार ने इसे बहुत स्वादिष्ट बना दिया है। बिल्कुल सही कहा, भले ही शक्कर थोड़ी कम है, लेकिन तुमने इतने तेज सिर दर्द में भी हमारे लिए इतने प्यार से बनाया है। ये हलवा हमारे लिए बहुत खास है। अब अंजलि भी अपना बनाया हुआ हलवा खाकर देखती है, जो कि फीका बना था। अंजलि हलवा खाकर सभी से, आप सब कितने अच्छे हैं। मुझे लगा था कि हलवा खराब बनने पर आप लोग मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया। हलवा खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठ जाते हैं। दोपहर के समय मुंह दिखाई की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें और कुछ रिश्तेदार शांति जी के घर में एकत्रित होते हैं। अंजलि सुंदर साड़ी पहनकर सोफे पर बैठी है। शांति जी बड़ी गर्व से सबको अंजलि से मिलाते हुए, देखिए सुनीता बहन, ये मेरी छोटी बहू अंजलि है। लाखों में एक है मेरी बहू। जितनी सुंदर है उतनी ही गुणवान और सुशील भी है। अरे वाह शांति जी, आपकी बहू तो सचमुच बहुत प्यारी है। चांद सा मुखड़ा है इसका। आपको तो बहुत भाग्य से ऐसी बहू मिली है। भाभी तो हमारी जान है आंटी। मुझे तो हमेशा से ही ऐसी ही प्यारी और समझदार भाभी चाहिए थी, जो मेरी दोस्त बन सके। और आंटी, भाभी के कदम इस घर में क्या पड़े, हमारे घर में तो हमेशा के लिए खुशियों की रौनक आ गई है। शांति जी, आपकी बहू सच में बहुत अच्छी है। आपके पूरे परिवार की जोड़ी इस बहू के साथ एकदम परफेक्ट लग रही है। मुंह दिखाई का कार्यक्रम खुशी खुशी संपन्न हो जाता है। सारे रिश्तेदार और पड़ोसी तारीफ करते हुए अपने अपने घर लौट जाते हैं। शांति जी और अंजलि रसोई घर में आती है और सादा चावल रोटी और सिंपल भिंडी की सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाती है। पूरा घर खाना खाने बैठता है। अंजलि अपनी थाली में भिंडी की सब्जी और दाल चावल लेकर हैरान होते हुए मन ही मन, मुझे तो लगा था कि आज शादी के बाद मेरा पहला दिन है, तो सासू माँ कुछ बहुत बढ़िया शाही और स्वादिष्ट बनाकर खिलाएंगी, पर यहाँ तो इतना सिंपल खाना बना है। अंजलि बेटा, सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा और तरह तरह का खाना बनाना नहीं आता। अब तुम ही रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर हम सबको खिलाना। हे भगवान, मेरी सासू माँ को भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। मुझे तो लगा था कि मैं उनसे खाना पकाना सीखूंगी। अंजलि कॉलेज की ड्रेस पहनकर रसोई में आती है। उसकी माँ सुमन गैस के पास खड़ी खाना बना रही है। माँ, मैं कॉलेज से आ गई, बहुत तेज भूख लगी है। क्या खाना बन गया है? मुझे कुछ चटपटा और मसालेदार खाना खाना है। खाना बस बनने ही वाला है, तो रोज कॉलेज से आकर हुक्म चलाती है। जरा सा हाथ बटा लिया कर, मैं तुझे खाना बनाना सिखा देती हूँ। अरे नहीं माँ, मुझे खाना बनाना बहुत बोरिंग और बेकार काम लगता है। मुझसे नहीं पकेगा खाना वाना। अरे मुझसे ही हमेशा बनवा कर खाएगी या कभी खुद भी बनाना सीखेगी? कल को जब तेरी शादी होगी और ससुराल जाएगी, तब वहां जाकर क्या करेगी? मैं क्यों फालतू में दिमाग खपाऊं? मैं तो अपने ससुराल जाकर अपनी सासू माँ से आराम से खाना बनाना सीख लूंगी। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ऐसी सास मिले जिसे खुद भी खाना बनाना ना आता हो। मेरी माँ का शक बिल्कुल सच निकला। यहाँ तो सासू माँ को खुद खाना बनाना नहीं आता। अब मेरा क्या होगा? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। अंजलि रोज सादा और सिंपल खाना बनाकर घर वालों को परोसती है। एक दिन शाम को पूरा परिवार मोहल्ले के एक बड़े मैरिज हॉल में पार्टी अटेंड करने जाता है। शांति, रमेश, समीर, प्रीति और आकाश जैसे ही खाने के स्टॉल को देखते हैं, वो सब के सब एक साथ खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे रमेश जी, ये ब्रेड पकोड़ा देखिए, कितना गर्म और टेस्टी है। आकाश, जाकर 2 प्लेट गुलाब जामुन और लेकर आ। हाँ हाँ शांति, ये देखो शाही पनीर कितना मसालेदार है, और ये हलवा तो देखो कितना मस्त और मजेदार लग रहा है। दाल चावल छोड़ो भाई, ये सब खाओ। अंजलि, तुम वहां खड़ी क्या देख रही हो? ये मिक्स वेज खाकर देखो, कितना जबरदस्त बना है। प्लेट भरो अपनी। भाई, मुझे तो ये चाट और ब्रेड पकोड़ा बहुत पसंद आया। मैं तो 1 प्लेट और खाऊंगी। पूरा परिवार बिना किसी की परवाह किए गपागप खाना ठूस रहा है। अंजलि अपनी सासू माँ के पास जाती है और धीरे से उनका पल्लू खींचते हुए, माँ जी थोड़ा धीरे खाइए। देखिए आसपास खड़ी सब औरतें और मेहमान आप लोगों को ही देख रहे हैं, कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे बहू, लोगों को देखने देना, हम यहाँ खाना खाने ही तो आए हैं। तो भी फालतू की बातें छोड़ और गपागप खाना शुरू कर। पास में ही 2 औरतें सुनीता और रेखा खड़ी होकर शांति जी के पूरे परिवार को इस तरह भूखों की तरह खाते हुए देख रही थी और आपस में बातें कर रही थी। देखो तो जरा इस शांति बहन को, पूरे परिवार के साथ मिलकर कैसे गपागप खाना ठूस रही है। बिल्कुल भुक्कड़ है ये तो। सही कह रही हो बहन, बेचारी नई बहू भी सोच रही होगी कि किस भुक्कड़ खानदान में आकर फंस गई हूँ। शांति जी का परिवार पेट भरकर खाना खाता है और घर लाने के लिए पन्नियों में भर लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग हॉल के बाहर निकलते हैं, तो हॉल के बाहर उसे उसकी मायके की एक सहेली पूजा मिल जाती है और पूजा अंजलि से, अरे अंजलि, तू अपने घर में इन लोगों को खाना वाना नहीं खिलाती क्या? तेरे ससुराल वाले तो यहाँ भुक्कड़ों की तरह खाना खाने पर टूट पड़े थे। क्या बताऊँ पूजा, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे तो सचमुच भुक्कड़ ससुराल ही मिलना था क्या?
देर बाद वो लोग घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद खाने की तारीफ करते हुए रमेश, भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया शांति। क्या गुलाब जामुन थे, और वो शाही पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं था। हाँ जी, वो ब्रेड पकोड़ा और हलवा भी कितना लाजवाब था। मैंने तो पेट भर कर खाया है। माँ जी, बाहर पार्टी में सब लोग हम ही को ही देख रहे थे। आप लोग जिस तरह से खाना खा रहे थे बहुत अजीब लग रहा था। और ये जो आप लोग पन्नी में बचा हुआ खाना और मिठाइयाँ भर कर ले आए ना, लोग ये सब भी देख रहे थे। अरे बहू, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? कभी कभी तो ऐसा बढ़िया खाना खाने को मिलता है, और पन्नी में खाना ले आए तो क्या हुआ? खाना फेंकने से तो अच्छा ही है ना। अरे अंजलि छोड़ो ना, खाना बहुत टेस्टी था, इसीलिए सबने मजे से खाया। इसमें इतना सोचने की क्या बात है। अंजलि अपनी सास और पति की बात सुनकर खामोश हो जाती है। कुछ दिनों बाद अंजलि के घर पर एक विशेष पूजा और दावत का आयोजन रखा गया है। अंजलि सभी के साथ अपने मायके पहुंचती है। डाइनिंग हॉल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन देखकर अंजलि के ससुराल वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। खाना खाते हुए रमेश, अरे वाह, ये तो पनीर की सब्जी और कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया बनी है। अंजलि की माँ, जरा 2-2 कचौड़ियाँ और देना। और ये रसगुल्ले भी जरा प्लेट में और डाल दीजिए, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अंजलि अपनी सास के पास आकर, माँ जी प्लीज थोड़ा आराम से खाइए, मेरे मायके वाले रिश्तेदार सब देख रहे हैं। अरे बहू, कुछ नहीं होता, दावत में तो लोग खाने ही आते हैं, हम तो बस खाना खा ही तो रहे हैं, तो बेवजह परेशान मत हो। ऐसा कहकर शांति फिर से खाना खाने लगती है। शांति सिर्फ खाना ही नहीं खाती, बल्कि नजर बचाकर टेबल पर रखी कुछ मिठाइयाँ और पूड़ियाँ अपने साथ लाई पन्नी के थैले में चुरा चुरा कर भरने लगती है। जब दावत खत्म होती है और सब विदा लेने लगते हैं, तो अंजलि की माँ सुमन जी एक टिफिन पैक करके शांति जी को देते हुए, समदिन जी, ये थोड़ा सा खाना आपके लिए पैक कर दिया है, ले जाइएगा। अरे समदिन जी, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे हमने पन्नी में भी थोड़ा खाना रख लिया है, चलिए ये टिफिन भी ले चलते हैं। अंजलि का सिर शर्म से झुक जाता है। विदाई के वक्त अंजलि की भाभी कमलेश अंजलि को थोड़ा अलग ले जाती है और उससे बात करते हुए, अंजलि, मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। तुम्हारे ससुराल वाले यहाँ जिस तरह से भुखड़ों की तरह खाना खा रहे थे और पन्नियों में भर रहे थे, ये सब लोग देख रहे थे। लेकिन अंजलि, इसमें पूरी गलती उनकी नहीं है। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? इसमें क्या मेरी गलती है? तुम घर पर उन्हें कभी अच्छा मसालेदार और स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती ही नहीं हो। जब उन्हें घर में अच्छा खाना खाने को मिलेगा ही नहीं, तो वो बाहर जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही खाने पर टूट पड़ेंगे। भाभी, आप सही कह रही हो, मुझे भी ढंग से खाना बनाना नहीं आता और सासू माँ को भी नहीं आता, इसलिए वो बाहर जाकर ऐसा करते हैं। तो फिर रोने से काम नहीं चलेगा। खाना पकाना सीखो और रोज घर में ऐसा खाना बनाओ कि उनका मन और पेट घर पर ही भर जाए। घर वापस आने के बाद अंजलि अपने कमरे में मोबाइल निकालकर पूरी रात यूट्यूब पर रेसिपी और कुकिंग ट्रिक्स देख देख कर सीखती है। और अगली सुबह अंजलि बूंदी का रायता, आलू गोभी के पराठे, चटाकेदार मसाला भिंडी, तड़का पुलाव, पूरियां और दाल तड़का बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाते हुए, माँ जी, पिताजी, समीर, आज मैंने आप सबके लिए यूट्यूब से सीखकर खास खाना बनाया है, आप लोग खाकर बताइए कि कैसा बना है। शांति जी, रमेश जी, समीर, प्रीति और आकाश पहली बाइट मुंह में डालते ही खुशी से झूम उठते हैं और सब घपाघप पेट भरकर खाना खाने लगते हैं। वाह अंजलि बेटा, आज तो कमाल ही कर दिया। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। भाई मजा आ गया। अरे वाह बहू, पूरी रायता सब्जी सब एक से बढ़कर एक बने हैं। आज तो खाकर आत्मा तृप्त हो गई है। माँ जी, थोड़ा सा रायता और पूरियां और ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं बहू, अब बिल्कुल जगह ही नहीं बची। आज तो मन भी भर गया और पेट भी भर गया। तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। अंजलि अपने परिवार के चेहरे पर तृप्ति देखकर बहुत खुश होती है। शाम को रमेश सभी से, अरे तुम लोगों को याद है या नहीं, आज शाम वर्मा जी की बेटी की मंगनी में जाना है सभी को। चलो, आज तो दोपहर में ही सबने इतना पेट भरकर खाना खा लिया है, कम से कम आज शाम की पार्टी में ये लोग भुक्कड़ों की तरह खाने पर नहीं टूटेंगे और मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। शाम के समय पूरा परिवार मोहल्ले की पार्टी में पहुंचता है। जैसे ही शांति, रमेश, समीर, प्रीति और आकाश खाने के स्टॉलों को देखते हैं, वो दोपहर का भरा पेट भूलकर एक बार फिर सबके सब खाने के स्टॉल पर टूट पड़ते हैं। अरे समीर, जरा वो शाही पनीर तो ले आ, और शांति ये मिक्स वेज खाकर देख, कितना बढ़िया बना है। अरे हाँ, और ये मीठा तो देखो कितना शानदार है। ये हलवा तो बहुत ही मस्त लग रहा है, 2 प्लेट और लाओ। पूरा परिवार फिर से गपागप खाना शुरू कर देता है। आसपास खड़े सब मेहमान और पड़ोसी उन्हें देख ही रहे हैं कि अंजलि दौड़कर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप तो अभी दोपहर में इतना सारा खाना पेट भर कर खाकर आई थी, फिर से ऐसे खाने पर टूट पड़े, सब लोग देख रहे हैं। अरे बहू, खाने की चीज देखकर कौन मना करता है? खाना तो खाने के लिए ही होता है ना, तू भी खा, बहुत टेस्टी बना है। अंजलि अपनी सासू माँ की बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लेती है और हताश होकर आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन,
इनको चाहे कितना भी अच्छा खाना खिला दो, कितना भी पेट भर दो, भुक्कड़ लोग तो हमेशा भुक्कड़ ही रहते हैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता।